मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023 फिल्म एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है जहां रानी मुखर्जी लीड रोल में है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देविका नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने दोनों बच्चों सुचि और शुभ की देखरेख कर रही होती है। सुचि को इस दुनिया में आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए उसका काफी ख्याल रखना पड़ता था। वहीं शुभ काफी समझदार बच्चा था जो अपनी माँ को ज्यादा तंग नहीं करता था। देविका के पति अनिरुद्ध की नौकरी नॉर्वे में थी, इसलिए देविका अपने बच्चों और पति के साथ नॉर्वे में ही शिफ्ट हो गई थी। हम देखते हैं कि सिया और मटिल्डा नाम की दो लड़कियां आई होती हैं जो कि वेलफ्रेड नाम की कंपनी में काम करती थी, जो कि ये चेक करने आई थी कि देविका अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है या नहीं। देविका अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अब वो लोग इस बात को भी नोटिस करते हुए अपनी डायरी में लिख लेते हैं। सिया देविका को बताती है कि कल ओस्लो से हमारी सीनियर ऑफिसर आ रही हैं जो आपसे मिलेंगी और अपना फाइनल रिव्यू देंगी कि आप कितने अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं। देविका को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है क्योंकि कितने दिनों से वो लोग आकर उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। तो वो सोचती है कि चलो कल आखिरी बार सब कुछ खत्म हो जाएगा और शांति मिलेगी। इसके बाद देविका अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसके बेटे का स्कूल प्रोजेक्ट घर पर ही छूट गया है। लेकिन वहाँ पर भी वेलफ्रेड कंपनी की दो लड़कियाँ मौजूद थी जो देविका पर नजर रखे हुए थी और वो इस बात को भी लिख लेती हैं कि वो अपने बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट घर पर ही भूल गई थी। अगले दिन घर पर सीनियर ऑफिसर आती है तो दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए उनका वेलकम करते हैं। उन्होंने अपना घर भी अच्छे से मेंटेन कर दिया होता है ताकि उन्हें लगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। सीनियर ऑफिसर अनिरुद्ध से कहती है कि हमने नोटिस किया है कि आप घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ नहीं बटाते हैं। अनिरुद्ध घबराते हुए कहता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ और मेरी पत्नी घर संभालती है और ये हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। अब अनिरुद्ध को लगता है कि देविका ने शायद इन लोगों से मेरी शिकायत की है। वो बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चला जाता है। देविका उसे बुलाने जाती है तो वो गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने उन्हें क्या बताया है। देविका बताती है कि वो तो मैंने एक बार ऐसे ही कह दिया था कि मेरे पति हर वक्त काम में रहते हैं और मैं घर संभालती रह जाती हूँ, तो शायद उन्होंने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया। लेकिन अनिरुद्ध उसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए अपनी ताकत दिखाकर उस पर हावी होने लगता है। अनिरुद्ध ने देविका का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि देविका दर्द से कराहने लग जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वेलफ्रेड वाले उसकी बच्ची सुचि को उठाकर ले जा रहे थे, तो वो तुरंत उन्हें रोकने के लिए पूरी जान लगाकर उनकी गाड़ी के पीछे भागती है। लेकिन वो लोग निकल जाते हैं। देविका का बेटा अभी भी किंडरगार्टन में है, इसलिए अनिरुद्ध और देविका जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग लेट हो जाते हैं। वेलफेयर सर्विसेज उनके बेटे शुभ को भी ले जाते हैं। दोनों चिल्लाते रह जाते हैं लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता और आखिरी में देविका बेहोश हो जाती है। देविका हॉस्पिटल में जागती है और अनिरुद्ध के सामने हरमन मेहता होता है जो वेलफेयर सर्विस में ट्रांसलेटर का काम करता है। वो उन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि 10 हफ्ते में इवैल्यूएशन के बाद हम लोगों ने ये पाया है कि आप अपने बच्चों का देखभाल सही से नहीं कर रहे हैं। देविका को ये सुन के विश्वास ही नहीं होता और वो रिक्वेस्ट करती है कि उसकी छोटी बेटी ब्रेस्ट फीडिंग पर है और उसका बेटा उसके बगैर खाना नहीं खाता, तो वो दोनों जिएंगे कैसे। लेकिन उन दोनों को जो भी बोलना है कमेटी की मीटिंग में बोलना होगा और उन दोनों के लिए एक लॉयर अपॉइंट कर दिया जाता है जिसका नाम सुनील कपूर है। देविका हॉस्पिटल से भागते हुए वेलफ्रेड के ऑफिस में आती है, लेकिन उसे ऊपर नहीं जाने दिया जाता। घर जाते वक्त अनिरुद्ध और देविका के बीच झगड़ा हो जाता है। अनिरुद्ध देविका पर इल्जाम लगाता है कि तुम घर में बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती और घर भी कितना गंदा है, क्या तुमने ये देखा है। जिस पर देविका कहती है तो क्या वो हमारे बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। अगली सुबह जब अनिरुद्ध काम पर जा रहा होता है तो वो दोनों ही अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे होते हैं। देविका ये कहती है कि हमसे जो भी भूल हुई है अगर हम उन्हें सुधार ले तो क्या वेलफ्रेड वाले हमें हमारे बच्चे लौटा देंगे। जिस पर उसका पति अनिरुद्ध कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि मुझसे तो कोई भूल नहीं हुई है। इसके बाद देविका अपने मम्मी पापा को फोन करके उन्हें सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि अनिरुद्ध सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल रहा है, उसे सिर्फ अपनी सिटीजनशिप की पड़ी है। जिस पर उसके पापा उसे राय देते हैं कि उन्हें एक प्राइवेट लॉयर हायर करना चाहिए, गवर्नमेंट लॉयर नहीं। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब अनिरुद्ध और देविका नॉर्वे शिफ्ट हुए थे। शादी के बाद कुछ महीनों के बाद देविका प्रेग्नेंट हो जाती है और उनकी जिंदगी में शुभ और सुचि आते हैं। देविका और अनिरुद्ध अपने अपॉइंटेड लॉयर सुनील कपूर से मिलने जाते हैं। वो अपना रिकॉर्डर स्टार्ट करता है और देविका बोलने लगती है कि इतने हफ्तों से ये इवैल्यूएशन चल रहा था, पता नहीं इसका
कारण क्या था। वो लोग आते थे और देविका को ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका सिखाते थे। कुछ दिनों के बाद तो देविका मटिल्डा और सिया को अपने परिवार का हिस्सा ही समझने लगी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो उनके बच्चों को किडनैप कर लेंगी। जब देविका कागज में लिखे हुए इस सूच को पढ़ती है तो वो दंग रह जाती है। वेलफ्रेड के कुछ कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि हम इंडियन हाथों से खाना खाते हैं, काला टीका लगाते हैं, इन सब चीजों से उन्हें प्रॉब्लम थी। सुनील कपूर उन लोगों को समझाते हैं कि वेलफ्रेड वाले लोग गारंटीड देविका को मेंटली अनफिट साबित करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो 100% गारंटी के साथ कहता है कि वो उन्हें उनका बच्चा दिला के रहेगा। लेकिन वो चाहता है कि उसके बाद अनिरुद्ध और देविका वापस इंडिया चले जाएं, क्योंकि वेलफ्रेड वाले दोनों को यहाँ जीने नहीं देंगे। वो वहाँ से निकलकर वेलफ्रेड के ऑफिस जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर के लिए ही सही उन्हें उनके बच्चों से मिलाया जाता है। ये देख के देविका इमोशनल हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि अगर तुम इन लोगों के साथ रहते हो तो ये तुम्हें डिज्नीलैंड लेके जाएंगे। हरमन देविका से कहता है कि आप अपने बच्चों के सामने रोइए मत, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और तभी अचानक से कुछ लोग उनके बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। कुछ दिनों में देविका के मॉम डैड भी इंडिया से नॉर्वे आ जाते हैं और देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब काउंसिल की मीटिंग होती है और दोनों पक्षों के लॉयर्स अपने पॉइंट्स और व्यूज सुनाते हैं। सुनील कपूर एक वीडियो चलाता है जिसमें देविका और अनिरुद्ध अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। सुनील कहता है कि आपको क्या लगता है कि इस फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? बस कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं जो हमें थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन भारत में हाथ से खाना खिलाना बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो वहाँ का ट्रेडिशन है और बुरी नजर से बचाने के लिए माँ अपने बच्चों के सिर पर काला टीका लगाती है। हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए और हमें इन दोनों के बच्चों को उनके माँ बाप को सौंप देना चाहिए। काउंसिल अपना फैसला सुनाती है कि सुची और सुख को वापस उनके नेशनल पेरेंट को सौंप दिया जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर। ये सुनकर देविका और अनिरुद्ध राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे वेलफ्रेड के ऑफिस पहुँचते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए तो उन्हें पता चलता है कि किंडरगार्टन में उन्हें एक बच्चे की माँ से पता चला है कि देविका मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए फैसले को वापस लेना पड़ा। अब देविका का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभालेगी। ये सुनकर देविका पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। वो दौड़ते दौड़ते एक कमरे में पहुंचती है और उसे उसके बेटे का बैग मिलता है। वो वहाँ बाकी बच्चों से पूछती है कि क्या उन्होंने उनके बेटे को देखा है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। घर लौटते समय वो सुनील कपूर से बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे भी इस केस से निकाल दिया गया है। अगले दिन जब वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हियरिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें उनका प्राइवेट लॉयर उनसे मिलने आता है। डैनियल स्यूपिक कोर्ट में प्रोसिक्यूटर देविका पर इल्जाम लगाती है कि वो एक अनस्टेबल माँ है और उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। इसके बाद वो कुछ वीडियो चलाती हैं जो सुख के दोस्तों के पेरेंट्स की हैं, जो ये बोलते हैं कि देविका बाकी पेरेंट्स के साथ घुलती मिलती नहीं है, देविका अपने बच्चे की पढ़ाई में हेल्प नहीं करती और शुभ हमेशा अपना प्रोजेक्ट देर से जमा करता है। प्रोसिक्यूटर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती है जो अनिरुद्ध के दोस्त विश्वा और नंदिनी ने रिपोर्ट किया है। फिर जब डैनियल के बोलने की बारी आती है तो वो वेलफेयर सर्विसेज पर इल्जाम लगाता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ 30 से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। और देविका चिल्लाती है कि वो हमारे केस पर फोकस करे, जिस पर डैनियल उससे हिंदी में बात करते हुए कहता है कि मेरा नाम डैनियल सिंह स्यूपिक है, ऐसे कोर्ट में बोलना अलाउड नहीं है। फिर प्रोसिक्यूटर कहती है कि हमारे पास प्रूफ है और फिर वो प्रूफ दिखाती है जिसमें शुभ रो रहा है और देविका अपने बेटे के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है, जिस पर देविका कहती है कि तब कांच टूट गया था इसलिए वह दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जज उससे चुप रहने को कहते हैं, जिस पर डैनियल कहते हैं इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर और डैनियल आपस में झगड़ने लगते हैं। और लास्ट में ये फैसला निकलता है कि सुची और शुभ अभी भी वेलफेयर सर्विसेज के साथ ही रहेंगे। और ये देखकर देविका जज से भीख मांगती है कि उसके बच्चों को उसे लौटा दिया जाए, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो वो उसे सही करने की कोशिश करेगी और उन्हें कांटा चम्मच से खाना भी खिलाएगी। लेकिन वो देविका को इग्नोर करते हुए सभी वहाँ से चले जाते हैं। देविका रोती रह जाती है। उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब देविका अपने बच्चों को मिस नहीं करती और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं बच्चों से अलग हुए। फिर एक दिन देविका अपनी दोस्त नंदिनी से मिलती है जो देविका को एक औरत राविया से मिलाती है। राविया के बच्चे को भी वेलफेयर सर्विसेज ने फॉस्टर केयर में डाल दिया है और वो देविका को फाइल दिखाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वेलफेयर एक बहुत ही खतरनाक कंपनी है। वो पैसे का लालच दिखाकर एक इमिग्रेंट परिवार को अपने देश में बुलाते हैं और इवेल्युएशन करने के बाद उनके बच्चों को आकर ले जाते हैं। ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इस सब में टीचर, फॉस्टर फैमिलीज, यहाँ तक कि लॉयर्स भी शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जितने बच्चों को ये लोग फॉस्टर केयर में डालते हैं उतना ही ज्यादा ये पैसा कमाते हैं। राविया देविका को बताती
है बेरिट हेंशन के बारे में, जो कि शुभ को फॉस्टर केयर में जाकर पढ़ाती है और उसी ने बताया है कि शुभ वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है और शुभ ने बोलना तक बंद कर दिया है। ये सब सुन के देविका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ तक कि फॉस्टर फैमिली देविका का दिया गया मिल्क पाउच भी सूची को नहीं देते थे, इसलिए देविका जल्दी जाकर अनिरुद्ध को ये सब बताती है कि ये सब एक क्राइम है और डैनियल भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। लेकिन अनिरुद्ध को बस अपनी सिटीजनशिप की पड़ी है। देविका सब कुछ समझ रही थी कि अनिरुद्ध केस में आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे। इसके बाद वो तैयार होकर पहुंचती है अपने बच्चों के फॉस्टर होम में और अपने बच्चों को चुपके से वहां से लेकर निकल जाती है। देविका स्वीडन पहुंच जाती है और एयरपोर्ट से निकलने ही वाली होती है, तभी अथॉरिटीज को पता चल जाता है कि वो भाग रही है और उसे पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में अनिरुद्ध और डैनियल आते हैं देविका को वहां से ले जाने के लिए। डैनियल और देविका के पापा ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाकर वो देविका को छोड़ते हैं। जब वो सभी घर आते हैं तो अनिरुद्ध और देविका मम्मी पापा के सामने ही लड़ने लगते हैं। अनिरुद्ध हमेशा की तरह सारा दोष देविका पर डालता है, पर देविका जब सच्चाई बताती है कि अनिरुद्ध को बस सिटीजनशिप की पड़ी है तो वो गुस्से में देविका पर हाथ उठा देता है, पर देविका भी चुप नहीं बैठती और अनिरुद्ध पर भी हाथ उठाती है। अब अनिरुद्ध देविका को खींचकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि केस की सुनवाई का दिन आ जाता है। डैनियल एक महिला को कटघरे में बुलाता है जो कि पहले वेलफ्रेड कंपनी के साथ काम कर चुकी थी। महिला बताती है कि मैं वेलफ्रेड में टीचिंग का काम करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैंने सपोर्ट देने के लिए देविका से बात की थी। मैंने 4 साल में बहुत से माँ बाप को अपने बच्चों से अलग होते हुए देखा है, लेकिन इस केस ने मुझे तोड़ दिया। शुभ अपनी माँ के बिना बहुत रोता है और चुप ना होने पर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। ये सब बातें मैंने पहले नहीं बताई क्योंकि अगर मैं ये सब बताती तो वेलफ्रेड वाले मेरे बच्चे को भी उठा लेते। तभी वेलफ्रेड की वकील कहती है कि हमारी कंपनी ने इसे निकाल दिया है और इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। तभी वकील सभी को वीडियो दिखाती है जो उन लड़कियों ने तब बनाई थी जब देविका अपने बच्चों को पागलों की तरह ढूंढ रही थी और जिस वजह से बनाई थी उसी वजह को साबित करते हुए कोर्ट को गुमराह करके देविका पर दोबारा हावी हो जाती है और अदालत देविका को मानसिक रूप से बीमार बताकर उसकी मांग को खारिज कर देती है। देविका रोते बिलखते जब घर पहुंचती है तो पाती है कि अनिरुद्ध का पूरा परिवार वहां आया हुआ है, जो कि देविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए अनिरुद्ध की माँ उसे ही ताने मारने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि नॉर्वे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भारत उनसे टेलीकॉम डील करने जा रहा था, जिसके लिए एक्सटर्नल मिनिस्टर वसुधा जी नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हुई थी। तो देविका उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली जाती है और वसुधा जी से कहती है कि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नॉर्वे की सरकार ने हमारे दोनों बच्चों को हमसे छीन लिया है और इनका मानना है कि हमारे संस्कार गलत हैं और आप लोग इनसे डील करने आए हैं। इन लोगों को लगता है कि इनका कल्चर बहुत सही है और हमारा कल्चर बहुत बेकार है। आप भी तो माँ हैं, आप भी तो समझ सकती हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। देविका ने सबके सामने अपनी बात रख दी थी और उसका असर भी देखने को मिलता है क्योंकि वसुधा जी भारत जाकर अपील करती हैं कि जिस देश को हमारी संस्कृति पसंद नहीं, जिस देश ने हमारे लोगों से उनके बच्चे छीने, उस देश के साथ हम कोई भी डील नहीं करेंगे और देविका को जल्द से जल्द उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए। देविका ने उम्मीद नहीं की थी कि वसुधा जी उसकी बात सुनेंगी, लेकिन वसुधा जी ने उसकी बात सुनी भी और भारत सरकार तक पहुंचा भी दी थी और अब देविका के केस के बारे में हर जगह चर्चा होने लग जाती है और अब जितने भी लोगों के साथ ऐसा हुआ था वो लोग भी इसके साथ खड़े हो जाते हैं। वेलफ्रेड कंपनी को लगता है कि अब मामला बिगड़ने लगा है तो हरमन अनिरुद्ध के भाई अनुराग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम देविका से कहो कि वो तुम्हें फॉस्टर पेरेंट बना ले। इस पर वो कहता है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो 2 बच्चों को संभालूं। हरमन यहाँ डील रखता है कि तुम्हें फॉस्टर पेरेंट बनने के हर साल 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सुनकर अनुराग का माथा ठनक जाता है और बच्चों को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाता है। अब इस केस की सुनवाई के लिए एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें कि भारत सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर भी आए होते हैं। हरमन कहता है कि हम बच्चे उन्हें नहीं लौटा सकते क्योंकि ये मेंटली अनफिट है, लेकिन अगर ये चाहे तो हम इनकी पसंद के किसी इंसान को इनके बच्चों की कस्टडी दे सकते हैं। जिस पर देविका कहती है कि उसके बच्चों की कस्टडी उसके माँ बाप को दे दी जाए, पर हरमन ये कहकर मना कर देता है कि वो लोग 50 साल की उम्र से ज्यादा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। तभी अनुराग कहता है कि मैं बच्चों को रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देविका साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अनुराग के फैमिली को अच्छे से जानती थी। अनिरुद्ध देविका को अकेले में ले जाके समझाता है कि हम बच्चों की कस्टडी मेरे भाई को दे देते हैं, इससे कम से कम बच्चे अपने परिवार में वापस आ जाएंगे और फिर इंडिया पहुंचने के बाद तुम उन्हें
उन्हें अपने पास रख सकती हो। अनिरुद्ध देविका के सामने अपने आप को बहुत मासूम दिखाता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे बच्चों की और उसकी बहुत फिक्र है। तो देविका उसकी भावनाओं को महसूस करते हुए बच्चे उसके भाई को देने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई होने के बाद अनिरुद्ध के परिवार वाले बच्चों को लेकर इंडिया आ जाते हैं और देविका भी इंडिया आकर अपने बच्चों को लेने के लिए उनके घर जाती है। पर अनुराग कहता है कि जिस पेपर पर आपने साइन किया था उसमें लिखा है कि आप ऐसे बच्चों से नहीं मिल सकती और अगर आप उन्हें ले गई तो सवाल मुझ पर उठेंगे। अनिरुद्ध ने वादा किया था कि इंडिया पहुंचते ही देविका को बच्चे मिल जाएंगे, पर अब अनिरुद्ध उसका फोन भी नहीं उठा रहा था और उसके लालची परिवार वाले पैसे के चक्कर में बिल्कुल ही बिक गए थे। अनुराग बच्चों से देविका को नहीं मिलने देता और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। यानी कि अनिरुद्ध झूठा, लालची और धोखेबाज पति निकला जिसने देविका से वादा करके उसे बेवकूफ बनाया और नॉर्वे की सरकार से पैसे लेकर उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। अब तक देविका नॉर्वे की सरकार से लड़ती आ रही थी और अब उसके ससुराल वाले उसकी मुसीबत बन गए थे। देविका कानून का सहारा लेते हुए अनिरुद्ध के परिवार वालों पर केस कर देती है, पर अब ये केस हाई कोर्ट में लड़ा जाना था, जहां हम देखते हैं कि देविका की वकील कहती है कि चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन एंड कमिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जब देखरेख करने के लिए इनके ससुराल में गए तो वहां पाया गया कि बच्चों की हालत बहुत खराब है और ये लोग उन्हें सही से नहीं पाल रहे हैं। मैं अपील करती हूँ कि इस केस को बंद करते हुए देविका को उनके बच्चे लौटा दिए जाएं। जज साहब देविका के हित में फैसला सुनाने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ डैनियल आ जाता है और कहता है कि मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि मुझे नॉर्वे सरकार का केस यहाँ पर लड़ने दिया जाए। देविका की वकील कहती है कि ये बात बार काउंसिल के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है और इनका कोई हक नहीं है इस केस को लड़ने का। डैनियल कहता है कि बच्चे इंडिया नॉर्वे समझौते की वजह से यहाँ आए हैं और अगर समझौते में लिखी बातों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा तो नॉर्वे सरकार की तरफ से मेरा हक है कि मैं इसकी जांच पड़ताल करूं। वो बताता है कि बच्चों की पेमेंट अभी भी नॉर्वे की सरकार कर रही है, तो ये भी देखना है कि क्या वाकई में पैसे बच्चों पर खर्च हो रहे हैं या नहीं। अब जाके देविका के सामने ये राज खुल जाता है कि अनिरुद्ध और उसके परिवार ने ये सब पैसों के लिए किया और किसी ने भी उसे अब तक इस बात के बारे में बताया भी नहीं था। जज साहब सभी चीजों को देखते हुए डैनियल को केस लड़ने की अनुमति दे देते हैं। अब डैनियल अनुराग को कटघरे में बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है और इसीलिए तुम बच्चों को अपने पास रखने के लायक नहीं हो। अनुराग कोर्ट कचहरी और मीडिया के सवालों से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो खुद ही बच्चों को अपने पास रखने से मना कर देता है। देविका की वकील कहती है कि अगर अनुराग को बच्चे नहीं चाहिए तो अब देविका को ही बच्चे वापस कर दिए जाए। तो डैनियल देविका को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछता है कि आप महीने में कितना कमा लेती हैं। देविका के पास फिलहाल कोई नौकरी नहीं थी, जिस पर डैनियल ये साबित कर देता है कि वो बेरोजगार है और जब वो बच्चों को स्कूल फीस भी नहीं भर सकती तो वो उनका ख्याल क्या ही रखेंगी। अनिरुद्ध नॉर्वे में ही रह रहा था तो उससे वीडियो कॉल की जाती है और वो कोर्ट में कहता है कि देविका का मानसिक संतुलन हमेशा से बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसे मेरे बच्चे वापस ना किए जाएं। देविका उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि जिसके साथ उसने इतने साल बिताए वो उसके बारे में ऐसी झूठी बातें कर रहा है। देविका की वकील बताती है कि देविका ने नॉर्वे के हॉस्पिटल में और कोलकाता के हॉस्पिटल में अपने टेस्ट कराए हैं और रिपोर्ट्स में आया है कि वो पूरी तरह से मेंटली स्टेबल है। वकील साहिबा अनिरुद्ध की चुटकी लेते हुए उससे पूछती हैं कि भला एक पागल बीवी के साथ वो इतने साल कैसे रह लिए और यहाँ तक कि बच्चे भी पैदा कर लिए। अनिरुद्ध का पूरे कोर्ट में मजाक बन जाता है और वो तुरंत ही वीडियो कॉल कट कर देता है। अब वकील साहिबा कहती है कि मैं डैनियल को कटघरे में बुलाना चाहूंगी क्योंकि जब नॉर्वे में केस लड़ा जा रहा था तो वो वहाँ मौजूद थे। वो डैनियल से सवाल करती है कि क्या एक अडॉप्टेड माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार कर सकती है जितना सगी माँ करती है, जिस पर डैनियल कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी अडॉप्टेड हूँ और मुझे अपने माँ बाप से भरपूर प्यार मिला। वकील साहिबा सवाल करती है कि क्या देविका पैसों के लिए अपने बच्चों की डील कर सकती है, जिस पर डैनियल कहता है कि मैं जितना जानता हूँ देविका पैसों के लिए अपने बच्चों की डील कभी नहीं करेगी। वकील साहिबा कहती है कि देविका अपने बच्चों के लिए नॉर्वे सरकार से लड़ गई और भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाई, तो अगर उन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती। तो इससे ये साबित होता है कि उन्हें अपने बच्चों से बेहद प्यार है और बच्चे उन्हीं के पास रहने चाहिए। अब देविका को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। वो कहती है कि लोगों ने मुझे ना जाने क्या क्या कहा, यहाँ तक कि पागल भी करार कर दिया। मैंने बचपन से यही सोचा कि मैं सब कुछ सही से करूँ, इसलिए जब पिता ने कहा पढ़ाई करो तो मैंने बीएससी कर ली, जब माँ ने कहा शादी कर लो तो मैंने शादी कर ली, जब पति ने कहा कि नॉर्वे में शिफ्ट हो जाना चाहिए, सब बढ़िया रहेगा, तो मैं नॉर्वे में शिफ्ट हो गई। सबका सही करते करते आज मैं इतनी गलत कैसे हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन आज मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा और मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही खुश रहेंगे और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। सभी की दलीलें सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि अपना फैसला सुनाने से पहले मैं उन दोनों बच्चों से मिलना चाहूंगा। बच्चों से अलग होते हुए 2 साल बीत चुके थे और सूची तो अब चलने भी लगी थी। जज साहब बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाते हैं, पर वो सीधा अपनी माँ की गोद में चली जाती है। वो सुब से भी बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी अपनी माँ से जाकर लिपट जाता है। जज साहब समझ जाते हैं कि उन्हें क्या फैसला लेना है। जज साहब कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ न्याय के सामने कानून को झुकना पड़ता है। बच्चे सबसे सुरक्षित अपनी माँ की गोद में ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बच्चों को उनकी माँ के पास भेज दिया जाए। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आखिरकार एक माँ की जीत होती है और देविका को अपने बच्चे वापस मिल जाते हैं। डैनियल जानता था कि देविका अपनी जगह सही थी, इसलिए वो उसकी जीत में खुश था। अनिरुद्ध की लालची फैमिली अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। अब हम देखते हैं कि देविका अपने बच्चों के साथ सरस्वती पूजा कर रही होती है और वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। मूवी के लास्ट में हमें रियल इंसिडेंट के फैक्ट्स दिखाए जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवी वीडियोज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।